हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। देखिए, हम लोगों ने क्लास 11th के पिछले लेक्चर में किसी भी तत्व के ग्रुप को, पीरियड को और ब्लॉक को पता करना सीखा था। ठीक, कि कैसे किसी भी तत्व के ग्रुप को पता करें, कैसे ब्लॉक को पता करें और कैसे पीरियड को पता करें। ठीक, अब हम इस लेक्चर में ये जानने वाले हैं कि तत्वों की भौतिक गुणधर्मों की प्रवृत्ति क्या है। ठीक, उसमें हम आज जो लेक्चर में बात करेंगे वो केवल और केवल परमाणु त्रिज्या पर करेंगे। बाकी ये जो भौतिक गुणधर्म है, जैसे भौतिक गुणधर्म तो हमको 5 पढ़ना है, जैसे परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मकता। ठीक, लेकिन आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केवल और केवल परमाणु त्रिज्या पर। ठीक, देखिए, हम लोगों ने जो कक्षा 10 में पढ़ा है परमाणु त्रिज्या, वो क्या था छोटे में हम आपको बता देते हैं। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, तो नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों की जो बीच की दूरी होती है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ये है और ये नाभिक है, तो ये जो होता है ये परमाणु त्रिज्या था। ठीक है, नाभिक से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच का जो दूरी है वही क्या था, परमाणु त्रिज्या था। लेकिन ये क्लास 10th के लिए था। ठीक है, ये कहाँ के लिए था, क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में ये ठीक है, लेकिन अब चूंकि दिक्कत क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, वेव नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति भी दिखाता है। अच्छा, तरंग, अगर इलेक्ट्रॉन तरंग की प्रकृति को दिखा रहा है तो ये हो गया। और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इसी पाथ पे तो चलेगा नहीं, ये कुछ ऐसे मूव करेगा, बाहर वाला है तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉनों की जो प्रकृति है वो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है उसको जब हम जान जाते हैं तो दिक्कत क्या होता है, ये बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की तरंग इलेक्ट्रॉन कैसा है, वेव, तो वेव कभी ये एक ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो सीमा है या जो बाउंड्री है वो फिक्स नहीं है, यहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है कि कहाँ है, ये पता नहीं है। तो इससे होगा क्या कि जब हम ये बोलेंगे कि नाभिक से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, तो हो सकता है बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन यहीं हो और कभी हो सकता है यहाँ पर हो। ठीक है, तो हमारा जो ये डेफिनेशन है वो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग 10 में इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को नहीं पढ़े थे, इसलिए वहां पर वो चीजें सही थी। ठीक है, अब हम 11 में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो तरंग प्रकृति दिखाता है। ठीक, तो इसलिए अब हमको ये डेफिनेशन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। मतलब ये डेफिनेशन हम नहीं लिखेगा कि जो परमाणु बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी जो होती है वो परमाणु की त्रिज्या है, तो ये नहीं लिखेगा आप। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे, परमाणु त्रिज्या, या इसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। ठीक, आज हम बेसिकली इसी पर बात करेंगे, परमाणु त्रिज्या पर। परमाणु त्रिज्या की थ्योरी, उस पर जो क्वेश्चंस हैं, उस पर जो एक्सेप्शंस है ना, वो सारी बातें करेंगे आज। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणु त्रिज्या क्या है। परमाणु त्रिज्या सामान्य रूप से बाएं से दाएं जाने पर घटती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, समझते हैं। जैसे हम एक ले रहे हैं सोडियम, ठीक है, एक ये ले रहे हैं वर्ग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम का हो गया 11, 12, 13 और 14। चलिए पहले हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अभी वर्ग नहीं देखते हैं, अभी हम दाएं से बाएं जाने पर अभी हम बाएं से दाएं जाने पर देखते हैं क्या होता है। चलिए, बोला है ना बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। तो देखते हैं, दाएं से बाएं से दाएं जा रहे हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, 11, 12, 13, 14। इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो होगा क्या, पहले कोष में 2 भरते हैं। ठीक, 2 भर के दिए,
दूसरे कोष में 8 भरते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें, टोटल है कितना 11। सोडियम के पास कितना है 11। एक बात और समझिए, ये हम पहले भी बता चुके हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है Na11, तो ये जो 11 है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक, ये प्रोटॉनों की संख्या है, मतलब 11 क्या है प्रोटॉन है, ठीक है, मतलब यहाँ पर बीच में क्या है 11 प्रोटॉन है, ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन 0 ले लेते हैं, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। जैसे 11 प्रोटॉन है तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, बात समझिएगा। जैसे जो ये परमाणु क्रमांक जो दिया है या एटॉमिक नंबर जो है, ठीक है, वो क्या बताता है, ये बताता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, ठीक, और ये जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बस चेंज क्या होता है, चेंज ये होगा कि ये प्लस में होगा और ये माइनस में, बस चार्ज का डिफरेंस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 12, अच्छा 11 हो गया। अब 12 बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, अब 12 हो गया प्रोटॉन, और पहले में 2, दूसरे में 8, और तीसरे में फिर कितना भर सकते हैं, तीसरे में तो भर सकते हैं, देखिए 2 8 8 18 18 32 ऐसे आ सकता है, ठीक है, मतलब 2 8 18 32 आप पढ़े होंगे, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन। तो अब मैग्नीशियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर तो 1 था और यहाँ पर 2, यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। हो क्या रहा है, यहाँ पर 11 प्रोटॉन है और यहाँ पर 12 प्रोटॉन है, ठीक, तो जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ठीक, जैसे जैसे प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है तो प्रोटॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जैसे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो ये प्लस वाला क्या करता है, ये प्लस वाला माइनस वाले को खींचता है, माइनस वाले क्या करेगा, खींचेगा, ये प्लस चार्ज वाला माइनस वाले को क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन कम है, थोड़ा कम फोर्स लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन 12 है तो 12 प्रोटॉन क्या करेगा, थोड़ा तेजी से खींचेगा। 11 प्रोटॉन है यहाँ और यहाँ 12 प्रोटॉन है, तो 12 प्रोटॉन क्या करेगा, थोड़ा तेजी से खींचेगा, बात समझ में आ रहा है। तो ये जब खींचता है, ये क्या करता है, जब खींचता है तो इसका जो साइज होता है ना, ये थोड़ा छोटा होता है, और यहाँ पर उतना फोर्स नहीं लगा कि खींच रहा है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा रहता है, इसलिए ये थोड़ा सा साइज में बड़ा रहेगा और ये साइज में छोटा रहेगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है समझ में आ गया, प्रोटॉन के बढ़ने के कारण। क्यों घटता है, घटता क्या है, प्रोटॉन के बढ़ने के कारण। प्रोटॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, और जितना तेजी से खींचेगा साइज उतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये हम पता कर लिए कि क्यों घटता है, ठीक। अब देखते हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, इस बात को भी समझते हैं। देखिए आप समझते हुए चलिए तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब बोला वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं। यही तक ले लेते हैं, पोटेशियम तक, रुबिडियम से जिम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ए का है, हमको फर्स्ट है सेकेंड से मतलब नहीं है। अब देखिए हाइड्रोजन के पास 1 3 11 19, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर हम इसका मॉडल बनाएंगे तो एक नाभिक और बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम में पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। सोडियम में आते हैं, एक नाभिक, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में कितना हो जाएगा, 1 भरेगा। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, नाभिक से
बाहरी वाले कोश के जो बीच की दूरी है वो धीरे धीरे क्या बढ़ती जा रही है। ठीक, तो वर्ग में ऊपर से जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक ही है, यहाँ पर 2 सेल हैं, यहाँ पर 1 2 3 सेल हैं। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है, और नंबर ऑफ सेल के बढ़ने से ही क्या होता है, उसका जो त्रिज्या होती है वो बढ़ती है। ठीक, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से बोला है, ये भी ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से। ऐसा नहीं होता है कि हमेशा घटेगा या हमेशा बढ़ेगा, इसका बात हम अभी करेंगे, हम जब एक्सेप्शन पे आएंगे तब। ठीक है, जैसे चलिए आता है तो बात करते हैं उस पर। अभी देखिए यहाँ, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि बाएं से दाएं जाने पर घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींच रहा है। ठीक है बात, चलिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर घट क्यों रहा, सॉरी, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़ क्यों रही है, इसलिए बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पर साइज बढ़ रहा है। किसका, तो सेल का। सेल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे त्रिज्या भी बढ़ेगी। ठीक, ये तो हमारा नॉर्मल बात हो गया जो हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, हम आपको बस एक रिवीजन कराए हैं। ठीक है, चलिए आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा परमाणु त्रिज्या है वो 3 प्रकार का होता है। हालांकि आयनिक त्रिज्या को भी इसी में लेके पढ़ते हैं, लेकिन हम अलग कर दिए। ठीक है, परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या। अभी हम सब लिखवा देंगे। धात्विक त्रिज्या क्या है, जैसे मान लीजिए मेटल है, ठीक, तो 2 मेटल के नाभिक के जो बीच की दूरी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं DAA/2। ठीक है, इसको आधा कर दीजिए तो वो हो जाएगी कौन सी त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। ठीक, सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, सहसंयोजक त्रिज्या देखिए, एक तो हम बात कर लिए धात्विक त्रिज्या का, दूसरा बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या। जैसे मान लीजिए 2 एटम थे, ठीक, ये भी ए था और ये भी ए था। ठीक, ये क्या किए, एक दूसरे को खींचे, ठीक, और खींचने में थोड़ा सा ओवरलैपिंग हुआ इन दोनों का, थोड़ा सा क्या हुआ, ओवरलैप हुए। तो ओवरलैप होने के बाद इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी का आधा, यहाँ पर ओवरलैप नहीं हो रहा था, यहाँ पर ऐसे था, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा, और यहाँ पर ओवरलैपिंग के बाद बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी का आधा। और वंडरवाल त्रिज्या क्या है, मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं ए और ए, ठीक, यहाँ पर कोई बंध नहीं बनता। वंडरवाल त्रिज्या मतलब बिना बंध का है। ठीक है, वंडरवाल जो त्रिज्या होती है वो विदाउट बॉन्ड है। तो देखिए 2, मान लीजिए कोई ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, इन दोनों में वंडरवाल त्रिज्या कैसे लगेगी, देखिए मान लीजिए ये दोनों वंडरवाल फोर्स से आए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 2 चीज है, इन दोनों के पास एक फोर्स है जिसका नाम है वंडरवाल फोर्स। तो इन दोनों में वंडरवाल फोर्स लगा, ये दोनों पास आए। ठीक, अब एक समय आएगा जब ये और अधिक करीब नहीं आ पाएंगे, एक समय आएगा जब ये दोनों और अधिक करीब नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब ये और अधिक करीब आएंगे तो इनके न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होने लगेगा। ठीक, जिसके कारण ये क्या होंगे, दूर भाग जाएंगे। ठीक, तो एक सब मान लीजिए यहाँ पर ये दोनों एक साथ आ गए। ठीक, अब इसके बाद ये और अधिक पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि और अधिक पास आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन और नाभिक में क्या होने लगेगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा, जिससे ये दूर भाग जाएंगे। तो जितना आना था आ गया। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी का जो आधा होता है, इन दोनों के बीच की नाभिक के बीच की दूरी का जो आधा होता है उसको कहते हैं वंडरवाल त्रिज्या। ठीक, यही है। अच्छा, सहसंयोजक त्रिज्या में 2 चीज हो सकता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो सकता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता असमान हो। तो विद्युत ऋणात्मकता समान होगा तो क्या होगा, असमान होगा तो क्या होगा। अभी हम इसको लिख करके बात करते हैं, तब तक आप लोग कितना नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा कि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ती है।
ठीक, बाएं से दाएं जाने पे घटता है, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन बढ़ता है तो क्या होता है? पॉजिटिव, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को और तेजी से खींचेगा, और जितना तेज खींचेगा साइज उतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? सेल बढ़ने लगते हैं। तो सेल बढ़ने लगते हैं तो उससे क्या होता है? परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है। ठीक, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब हम इस पे बात करेंगे, क्रिस्टलन या धात्विक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या या वंडरवॉल त्रिज्या। ठीक है, फटाक से नोट करिए आप लोग जल्दी से इतना। चलिए आइए, तो हम देख लेते हैं। जो अभी हम बात किए थे कि जो परमाणु त्रिज्या है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक, धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टलन त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या। ठीक, बाकी आयनिक त्रिज्या भी होता है, लेकिन उसको हम बोले थे कि अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा है क्रिस्टलन या धात्विक त्रिज्या। देखिए क्या होता है, यह किसी धातु के जालक में दो पास पास परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के आधे भाग को, दूरी के 1/2 लिख दे रहे हैं आप, आधा दूरी के आधे भाग को, ठीक है, उस परमाणु की धात्विक त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए, ये दो पास पास परमाणु हो गए, ये इनके नाभिक के बीच की दूरी हो गई। दो पास पास परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी, अब इसका आधा, दो पास पास परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? धात्विक त्रिज्या। ठीक है, बात समझ में आ गया? ये एक सोडियम का एग्जांपल है कि सोडियम का जो दो नाभिक के बीच की दूरी होती है 3.72 एंगस्ट्रॉम, इसका जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 1.86 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये हमारा क्रिस्टलन या धात्विक त्रिज्या। अब बात करते हैं वंडरवॉल त्रिज्या। वंडरवॉल क्या होता है? किसी तत्व के निकटतम अणुओं से संबंध, संबद्ध मतलब होता है बंधा हुआ, संबद्ध मतलब बंधा हुआ, दो निकटतम एवं एक समान परमाणु के बीच की अंतरानाभिकीय दूरी की आधी होती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए दो परमाणु है, हाइड्रोजन का लेते हैं, ये दो हाइड्रोजन का परमाणु है। ठीक, अब ये निकटतम कितना आ सकते हैं? तो ये दो हाइड्रोजन हो गया, अब ये अधिक से अधिक इतना पास आ सकते हैं। ठीक, तो ये बंध गए। ठीक है, तो दो परमाणु जितना पास आ सकते थे आ गए। ठीक, अब इसके बीच की जो दूरी है, इसके नाभिक के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के नाभिक के बीच की जो दूरी है उसका आधा। ठीक है, दो परमाणु हो गए। ठीक है, अब दो परमाणु जितना पास आ सकते थे आ गए, क्योंकि अब इससे अधिक पास आएंगे तो क्या हो जाएंगे? दूर भाग जाएंगे। ठीक, आ गया, अब ये हो गया। अब इन दोनों के बीच की दूरी का आधा, इन दोनों के बीच की दूरी का आधा, बीच की दूरी हो गई दोनों की, और इसका हाफ, ये क्या हो जाता है? तो हो जाता है वंडरवॉल त्रिज्या। ठीक है, और एक बात ध्यान दीजिएगा, वंडरवॉल त्रिज्या हमेशा ज्यादा होगा धात्विक त्रिज्या से, क्योंकि धात्विक त्रिज्या में ये परमाणु ऐसे हैं, ठीक, और वंडरवॉल में ऐसे, तो इसके बीच का दूरी अगर हाफ करेंगे तो कम मिलेगा, और इन दोनों के बीच की दूरी का अगर आधा करेंगे तो ज्यादा त्रिज्या मिलेगी। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा, वंडरवॉल त्रिज्या ज्यादा होगी धात्विक त्रिज्या से। ऐसे भी समझिए, धात्विक त्रिज्या जो होगी मतलब मेटल और थोड़ा सा फोर्स उसमें ज्यादा लगेगा, इस मेटल में थोड़ा फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, तो पास पास आ जाएंगे। ठीक, पास पास आएंगे, जब पास पास आएंगे फोर्स ज्यादा लग रहा है तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ पर फोर्स उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, जब फोर्स ज्यादा नहीं लग रहा है तो साइज क्या होगा? बड़ा रहेगा। जहां पर आकर्षण प्रबल होगा, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण होगा ना, वहीं पे साइज छोटा होगा। आकर्षण ज्यादा है तो साइज छोटा, आकर्षण कम है तो साइज मतलब बड़ा रहेगा। ठीक है, ये बात नोट भी कर लीजिएगा, वंडरवॉल त्रिज्या ग्रेटर देन धात्विक त्रिज्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वंडरवॉल फोर्स, सॉरी वंडरवॉल रेडियस, वंडरवॉल रेडियस। ठीक है, इसको कहते हैं मेटालिक रेडियस, मेटालिक रेडियस। ठीक है बात, तो आप इतना नोट करिए। अब हम लास्ट बात करेंगे सहसंयोजक त्रिज्या पर, और फिर हम उसी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम लास्ट बात करते हैं सहसंयोजक त्रिज्या पर। ठीक, देखिए सहसंयोजक त्रिज्या जिसको कहते हैं कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, ये क्या है? सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे दो समान परमाणुओं के नाभिक की दूरी की आधी, दो समान परमाणु का जो नाभिक है इसके बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है? सहसंयोजक त्रिज्या।
दो समान परमाणु के नाभिक, जैसे मान लीजिए दो सेम परमाणु है, ठीक है, ठीक, ये सेम परमाणु है, तो दो समान परमाणु, ठीक है, के बीच की दूरी का अगर आधा कर देंगे, ठीक, दो समान परमाणु के बीच की दूरी का आधा कर दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, सहसंयोजक त्रिज्या, बशर्ते ये दोनों किस बंध से बने हो, कोवैलेंट बॉन्ड से या सहसंयोजक बंध से, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सहसंयोजक बंध क्या है, सुनिए, देखिए, सहसंयोजक बंध क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग से कोई बंध बनता है, इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से कोई बंध बनता है, ठीक। जैसे कार्बन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन 6 होता है तो 2,4, बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4, तो 1 2 3 4। और हाइड्रोजन, जैसे CH4 का एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए और कार्बन को 8 चाहिए, तो क्या करता है, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ले लिया, ये भी ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब कार्बन क्या करता है, भाई ये 1 दे दिया, देखिए ऐसा नहीं होता है कि कार्बन दे दिया है तो अब ले नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा मत सोचने लगेगा कि दे दिया तो फिर कैसे लेगा, ठीक, ये दे देता है तो कहीं चला नहीं जाता, इसी के पास रहता है, बस शेयर किया है, ठीक है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है कि भाई साथ में बंधे रहो, कहीं जाओ मत, तो इसके पास तो अपना चार है ही, ठीक है। अब जब इसका अपना चार है तो ये क्या करता है, चारों तरफ से एक इसका एक इसका एक इसका और एक इसका ले लेता है, तब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना, एक बॉन्ड बना और एक बॉन्ड बना, तो यहाँ पर ये होता है CH4। तो इस तरीके से जो बॉन्ड बना है ना, इसी को कहते हैं सहसंयोजक बंध, इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध। समझ में आ गया, तो देखिए सहसंयोजक बंध से बंधा कोई परमाणु है तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन की बराबर शेयरिंग, सॉरी, सहसंयोजक बंध से अगर कोई है परमाणु है, ठीक है, और वहां पर क्या होता है, सहसंयोजक बंध से जो परमाणु बना है उसके नाभिक के बीच की दूरी का अगर आधा कर देंगे तो उसी क्या कर देते हैं हम, सहसंयोजक त्रिज्या, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर नीचे, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए ये बीच की दूरी होगी, इसकी बीच की दूरी, तो D सहसंयोजक त्रिज्या R सहसंयोजक बराबर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी का आधा, ठीक। अब देखिए, अब देखते हैं कि जब मान लीजिए पहला कंडीशन, जब विद्युत ऋणात्मकता, जब विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, समान हो, तब कैसे निकलेगा, जब विद्युत ऋणात्मकता समान होगी तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए CH4 है तो CH4 में इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, लगभग सेम होती है, ठीक, तो सेम होगा तो बराबर बराबर खींचेगा, मान लीजिए A है, अच्छा एटम अलग अलग है, ठीक है, जैसे ये A है तो ये B है, जो परमाणु है, परमाणु अलग अलग है, परमाणु अलग अलग है तो विद्युत ऋणात्मकता सेम कैसे हो जाएगी, देखिए लगभग सेम रहती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम है, तो अप्रॉक्स सेम है, तो इसका जब हम निकालते हैं DAB तो इसका क्या आता है, RA प्लस RB, ठीक, मतलब जब अलग अलग परमाणु हो और उसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या हो, सेम हो, और हमसे बोले कि भाई सहसंयोजक त्रिज्या निकालने के लिए इनका, तो हम क्या करेंगे, हमको A का रेडियस दिया रहेगा, B का रेडियस दिया रहेगा, तो हम क्या कर देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए विद्युत ऋणात्मकता सेम ना हो, ये भी हो सकता है, तो ये भी तो हो सकता है विद्युत ऋणात्मकता समान ना हो,
जैसे एक एग्जांपल है HCl का, H को हम A मान लेते हैं और Cl को हम B मान लेते हैं, A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए A की विद्युत ऋणात्मकता कम है और B की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। तो जो अच्छा एक चीज और, विद्युत ऋणात्मकता कई बार वर्ड आ रहा है, तो ये है क्या विद्युत ऋणात्मकता, इसको भी समझिए। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है, मतलब किसके पास इलेक्ट्रॉन को खींचने का कितना पावर है, क्षमता है, ठीक है, वही उसकी क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर। ऐसा सिंपल में समझिए अभी, ठीक है। अभी जब लास्ट में बात करेंगे विद्युत ऋणात्मकता पर तो उस पर बताएंगे, अभी सिंपल में समझिए इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए ए है, तो होगा क्या, ए वाला खींचेगा कि बी वाला? तो बी वाला क्या होगा, मतलब बी वाला क्या करेगा, ए वाले को खींच लेगा ज्यादा, तो ए वाला थोड़ा बड़ा दिखेगा और बी वाला थोड़ा छोटा दिखेगा। ये खींच लिया है, ठीक है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम थी तो ये क्या किया, इसको खींच लिया है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। बात समझ में आ गया? तो अब इसका अगर हमसे पूछ ले तो कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो इसके लिए होता है डी बराबर RA प्लस RB माइनस 0.9 XA माइनस XB, ठीक है, XA माइनस XB। अब यहां पर ये जो XA और XB है, ये A और B की विद्युत ऋणात्मकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक। आप इसमें इसको देखिएगा अच्छे से, जहां पर कोई भी दिक्कत होगा किसी वर्ड में, यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रयास करेंगे कि उस पर पहले हम समझा दें, फिर उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से, ठीक, नोट हो गया। अच्छा एक चीज और आप लोग देख लीजिएगा, देखिए जो धात्विक त्रिज्या थी, ठीक है, जो क्या थी, धात्विक त्रिज्या थी, ये किसके लिए यूज होता है, ये धातुओं में है, ठीक है। धात्विक त्रिज्या कहाँ देखने को मिलती है, तो धातुओं में। दूसरा हम पढ़े थे वंडरवॉल, ठीक है, वंडरवॉल त्रिज्या। तो जो वंडरवॉल त्रिज्या है ये हमको कहाँ देखने को मिलती है, अक्रिय गैसों में। कहाँ मिलती है, अक्रिय गैस में, ठीक है। और तीसरा हम पढ़े थे सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या। तो सहसंयोजक त्रिज्या कहाँ, तो ये हमको देखने को मिलती है अधातुओं में, अधातुओं में। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि धातुओं में धात्विक त्रिज्या, अक्रिय गैसों में, अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब अक्रिय गैसों में वंडरवॉल त्रिज्या, और अधातुओं में सहसंयोजक त्रिज्या, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है बात। अच्छा एक चीज और देखिए, सबसे अधिक जो रेडियस होता है, ठीक है, वो होता है वंडरवॉल, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग नहीं रहा है। जब फोर्स ज्यादा नहीं लग रहा है तो उसका रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो रेडियस होता है किसका, कौन सा होता है, वंडरवॉल, ठीक है। जहां देखिए सबसे ज्यादा बड़ा होता है वंडरवॉल त्रिज्या, वंडरवॉल त्रिज्या बड़ी होती है, ठीक। इसके बाद होती है धात्विक त्रिज्या, क्योंकि पास पास है। और सबसे जो छोटी त्रिज्या होती है वो होती है सहसंयोजक त्रिज्या, सहसंयोजक त्रिज्या, क्योंकि सहसंयोजक त्रिज्या में क्या हो जा रहा है, ओवरलैपिंग हो जा रहा है ये, ठीक है, तो वो तो और छोटा हो जाएगा, ठीक। ये दोनों बात आप नोट कर लीजिए, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं इस पर, जो क्वेश्चन है वो हम कराते हैं आपको बारी बारी से। चलिए आइए, तो हम देखते हैं कि जो परमाणु त्रिज्या पर जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं। एक चीज तो देखिए हम आपको बता दें स्टार्टिंग में ही कि जो परमाणु त्रिज्या है, ठीक है, या इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस,
जैसे जैसे क्या होगा, नंबर ऑफ, चलिए अच्छा, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में अगर आप इधर से इधर जाएं, बाएं से दाएं, ठीक है, तो क्या होता है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, घटती है। और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे आए तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, ये तो अभी हम पीछे चर्चा भी किए थे इस बात पर। हमको मेन इसका एक्सेप्शन देखना है, अपवाद, अपवाद। देखिए पहला देखते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन और इधर है हीलियम, तो ये तो बाएं से दाएं ही है, तो परमाणु त्रिज्या कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि क्या कारण है कि हीलियम की परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ भी तो बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो परमाणु त्रिज्या कम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने पर हीलियम की परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए रीजन क्या है इसका, समझिए। अभी क्या बताया था आपको कि जो अक्रिय गैस है, हीलियम की, अच्छा क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, हीलियम की परमाणु त्रिज्या हाइड्रोजन से अधिक क्यों, हाइड्रोजन से अधिक क्यों। देखिए कारण क्या है, हीलियम जो है वो अक्रिय गैस है, हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, अक्रिय गैसों की परमाणु त्रिज्या अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्स ज्यादा नहीं होता है, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो यही कारण है, क्योंकि हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, उसमें अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैसों में वंडरवॉल त्रिज्या होता है, और वंडरवॉल त्रिज्या क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अभी आपको बताया वंडरवॉल त्रिज्या सबसे बड़ा, फिर उसके बाद मेटालिक रेडियस मतलब धात्विक त्रिज्या, और फिर उसके बाद कोवैलेंट मतलब सहसंयोजक त्रिज्या। तो सबसे ज्यादा जो बड़ा है त्रिज्या वो है वंडरवॉल त्रिज्या, और अक्रिय गैसों के पास यही होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन से क्या है, मतलब हाइड्रोजन की तुलना में इसकी त्रिज्या ज्यादा है, ठीक है। चलिए एक देखें, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे देखे होंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे देखिए, नियॉन जो है वो अक्रिय गैस है, नियॉन क्या है, अक्रिय गैस है, ध्यान समझिएगा। अगर ये अक्रिय गैस है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, सबसे अधिक। उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, ये जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, 3 4 5 6 7 8 9, ये जैसे चल रहा था, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा पकड़ करके। बाकी सब वैसे ही है, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियॉन चूंकि अक्रिय गैस था इसलिए आगे आ गया है, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए ये दूसरा है, ये एस ब्लॉक से था, सॉरी सॉरी, मतलब ये, अब हम देखते हैं डी, डी ब्लॉक का, ठीक है। डी ब्लॉक में जैसे एक पढ़े होंगे स्कैंडियम, इसको हम लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है, इधर वाले इरेज कर रहे हैं, तो आप पीछे पढ़ ही चुके हैं। जो भी आप लोग लेक्चर देखते हैं उसको अच्छे से समझ करके पढ़ा करिए, उसका नोट्स बनाया करिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले से बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोग नहीं बनाए हैं तो यहाँ से नोट्स जरूर बनाया करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको देख लीजिए, या वीडियो देखते देखते बनाइए और अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें समझ में आती जाएंगी। लिखने से समझ में आता है कि हमें जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में हमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकिल, और छोटा लिख गया, एक मिनट,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हम इसी चैप्टर में बताए हुए हैं, तत्वों का वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तिता, चैप्टर 3 है जो आपका, उसमें लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, वहां से जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप लोग को नहीं आता है तो यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। ठीक, वहां पर हम चलिए बताए हैं इसका, इसी में एक्सेप्शनल केस भी आता है, वो भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, जैसे स्कैंडियम का जब हम करेंगे, एक करके दिखा दे रहे हैं। जैसे स्कैंडियम का करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1s2 में, फिर 2s2 में, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2 2p6, सॉरी 3s2 3p6, 4s2, फिर 3d, देखिए 2 2 4 और 6 10 20 और यहाँ 1। ठीक, मतलब इसमें स्कैंडियम में आएगा D1, फिर इसी के बाद अगर 22 भरना होगा तो D2। देखिए D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो D1, D2, D3, D4, रुकिए अभी बता रहे हैं, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। अब ध्यान से यहीं पर एक बात सुनिए, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो D4 है ये अपने आप S से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 5 कर लेता है, और यहाँ पर जो D9 है ये भी S से एक लेकर के ये D10 कर लेता है। क्यों ये 5 करता है और क्यों ये 10 करता है, एक बात सुनिए, अर्धभरित कक्षा या पूर्ण भरित कक्षा जो होती है ज्यादा स्थायी होता है। अर्धभरित कक्षा D में अधिक से, D में देखिए D में 5 सेल होता है, तो इस ये आधा भरा हुआ हो तब भी बहुत स्थायी होगा और पूरा भरा होगा तब भी बहुत अधिक स्थायी होगा। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुल फील्ड ऑर्बिटल जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है बात, इसलिए क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन लेके भर लेता है। इसमें D4 और D9 कॉन्फ़िगरेशन देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, स्कैंडियम से वैनेडियम तक जाते जाते क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। यहां से यहां तक जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या कम होगी, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, तो परमाणु त्रिज्या कम होगी। ठीक, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यहां से जब हम कोबाल्ट तक जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या सबकी लगभग सेम होती है, परमाणु त्रिज्या लगभग समान। अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्या हो रहा है, ऐसा लगभग समान। और जब हम D8 से D10 की तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ तो सिंपल बात है, भाई यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ा है तो आकर्षण होगा तो साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो सिंपल बात है। ठीक, लेकिन अब यहां देखते हैं यहां पर सेम क्यों हो जा रहा है। देखिए यहां पर अगर हम भरते हैं 1 2 3 4 5, ये D5 वाला भर दिए, D6 वाला भी कर देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं यहां से यहां तक का। ठीक है, 24 से 27 तक का चर्चा कर रहे हैं अभी, 6 और एक 7 वाला भी कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 भी कर दे रहे हैं। चलिए 1, एक में होगा 2 और एक में होगा 3। अब देखिए यहां पर चूंकि नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन उतने नहीं है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होता क्या, वो होगा क्या कि नाभिक उसको
खींच लेगा, और खींचेगा तो परमाणु त्रिज्या कम करेगा। ठीक, यहाँ पर 5 है, 5 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, नाभिक खींच रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, माइनस चार्ज, ऋण आवेश होता है। और आपको पता है कि सेम चार्ज अगर पास आ गया, प्लस प्लस पास आए चाहे माइनस माइनस पास आए, तो वो एक दूसरे को दूर भगाने लगते हैं। ठीक, तो अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, पास आ गया है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पास आता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर एक तो हो रहा है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होने की वजह से परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। और यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी रहा है। मतलब प्रोटॉन जो है वो क्या कर रहा है, साइज को छोटा कर रहा है। तो एक बढ़ाना चाह रहा है, एक छोटा करना चाह रहा है, तो वो न तो बढ़ रहा है न तो छोटा हो रहा है। ठीक, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, और तेजी से रिपल्सन हो रहा है, मतलब और तेजी से भगा रहा है अपने पास से। और चूंकि यहाँ पर प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, तो प्रोटॉन बढ़ने के साथ क्या हो रहा है कि वो पास भी बुलाना चाह रहा है, मतलब साइज छोटा भी करना चाह रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पर चूंकि दोनों चीजें एक साथ हो रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ भी रहा है और यहाँ पर ये साइज को कम भी कर रहा है। इसलिए क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट की जो परमाणु त्रिज्या है वो लगभग सेम रह जाती है। ठीक है, लगभग क्या हो जाती है, सेम रह जाती है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर दोनों फैक्टर है, एक चाह रहा है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो रहा है, तो एक चाह रहा है कि दूर भाग जाए, दूर भागेगा तो साइज बड़ा होगा। और परमाणु और एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, वो चाह रहा है कि छोटा हो जाए, तो न तो भाग रहा है न तो पास आ रहा है ज्यादा। इसलिए दोनों फैक्टर में क्या हो रहा है, दोनों फैक्टर एक साथ चल रहे हैं, इसलिए ये साइज ना तो बढ़ रहा है ना तो कम हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये वाला। अब हम बात करते हैं ये वाला बढ़ क्यों रहा है। D8 D10 D10 बना लेते हैं, D8 बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक D10 बना लेते हैं 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पर चूंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज कर रहा है। ठीक, वो खींचेगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा हो गए हैं, तो अब जो ये प्रोटॉन बढ़ रहा है, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो ये वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है ज्यादा तेजी से एक दूसरे एक भगा देता है, मतलब प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा कर देता है, क्योंकि बहुत पास पास है। अब पास पास है तो प्रतिकर्षण बहुत तेजी से कर देता है, और जब बहुत तेजी से करता है तो उस समय ये जो प्रोटॉन जो खींचने वाला फैक्टर है, साइज को छोटा करने वाला, ये कम प्रभावी होता है, और इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण कर रहा है वो फैक्टर ज्यादा प्रभावी होता है। प्रोटॉन वाला फैक्टर कम प्रभावी है और इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर ज्यादा प्रभावी है। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो प्रतिकर्षण बहुत ज्यादा होगा, और प्रतिकर्षण जब ज्यादा होगा मतलब इलेक्ट्रॉन दूर भगाएगा सेल्स को, तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर परमाणु त्रिज्या की साइज क्या होती है, बढ़ती है। बस समझ में आ गया? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, जैसे नॉर्मल चल रहा था वैसे था। यहाँ पर साइज बराबर क्यों रह गया? क्योंकि यहाँ पर 2 फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है जो साइज को कम करना चाह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है जो साइज को बढ़ाना चाह रहा है। तो 2 फैक्टर एक साथ है, इसलिए यहाँ पर ना तो साइज बढ़ रहा है ना तो घट रहा है। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, जो प्रोटॉन जो साइज को कम करना चाह रहा है उस फैक्टर पर डोमिनेट कर गए। ठीक है, मतलब ये ज्यादा प्रभावी हो गए, ये कम प्रभावी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अगर आपको लगाना होगा तो ऐसे करिएगा, देखिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, इसमें ये होगा। ठीक, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन,
कोबाल्ट, ठीक। फिर यहां से साइज क्या होगा, बढ़ने लगेगा, निकिल, निकिल से ज्यादा किसका हो जाएगा, सॉरी कम हो रहा है इसका, ठीक। स्कैंडियम का सबसे ज्यादा साइज होगा, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर निकिल, कॉपर और जिंक का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आप लोग कर लीजिएगा, हम आपको समझा देंगे ये क्या था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए या आप लिख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हम एक चीज को समझ लेते हैं जिसको कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव, या इसको इंग्लिश में हम कहते हैं शिल्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, ध्यान समझिएगा इसे। देखिए, जैसे ये नाभिक है, ये नाभिक के बाहर की कक्षाएं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इतना तो आपको पता है, ठीक। नाभिक क्या करता है, ये इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, नाभिक इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, और जब ये नाभिक इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो अंदर के कक्षा में है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दूर भगाते हैं, ये इसको भगा रहे हैं, ठीक। तो नाभिक इसको क्या करना चाह रहा है, खींच रहा है, और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच रहा है, और अंदर के कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, नाभिक से बचा रहे हैं, ठीक। तो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक के प्रभाव से क्या करते हैं, नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं, नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं, जिसे शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है, या परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, इसके लिए एक शील्ड का काम कर रहा है ना, एक शील्ड की, ये अगर आएगा तो इसको भगा दे, मतलब बचा देंगे। यहाँ नाभिक है तो नाभिक इसको खींचना चाह रहा है, तो ये बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इस नाभिक के प्रभाव से बचा रहा है, ठीक है। तो बीच में एक शील्ड का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम है शील्डिंग इफेक्ट। अब देखते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे अधिक किस में होता है, ठीक है। सबसे अधिक शील्डिंग इफेक्ट एस दिखाता है, क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि एस में बहुत पास पास में होता है कोश, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत तेज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा। फिर पी एस से कम, पी में पी से कम, डी में डी से कम, एफ में। तो सबसे खराब जो शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है वो एफ दिखाता है, इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, मतलब एफ ब्लॉक वाला बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बचा नहीं पाता है। देखिए क्या होता है कि एफ ब्लॉक में ना कोश दूर दूर होते हैं, कोश बहुत ज्यादा ऐसे बहुत दूर दूर हो जाता है, तब इतना दूर है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन वाला उतना अधिक रिपल्सन नहीं दिखा पाता है, तो जिसकी वजह से ये नाभिक जो है इसको क्या कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो एफ ब्लॉक में सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो शील्डिंग इफेक्ट का जो सीक्वेंस है उसको लिख दे रहे हैं आप। अगर आपको अब शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया है तो अब हम एक क्वेश्चन भी इसी पर करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसको कर दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिए। अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये इसको खींचना चाहता है, इसको भगा देता है, ठीक। तो ये क्या करता है, शील्ड की तरह काम करता है इसके लिए। एस में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, पी में थोड़ा कम, डी में थोड़ा कम, डी में सबसे कम। तो सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ में होता है। एफ में क्या होता है, सबसे खराब शील्डिंग इफेक्ट।
सबसे पुअर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो F में होता है। इसको फटाक से आप लोग नोट करिए, हम एक क्वेश्चन भी कराएंगे इसी पर। अपना एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम, ठीक, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हॉफनियम, वैनेडियम, नियोबियम और टेंटेलम। यहाँ ये है आपका 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज और ये है 5D सीरीज। ठीक, 3D, 4D और 5D। होता क्या है कि जब हम स्कैंडियम, एट्रियम और लेंथेनम इधर मतलब ये सीरीज फॉलो करते हैं 21, 22, 23। ठीक, देखिए जैसे स्कैंडियम, एट्रियम, लेंथेनम, यहाँ पर जैसे हम पीछे पढ़े थे कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, तो यहाँ पर वैसे सेम है। स्कैंडियम उससे ज्यादा होगा एट्रियम का, उससे ज्यादा होगा लेंथेनम का। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम में, टाइटेनियम, जर्कोनियम और हॉफनियम में क्या होता है, टाइटेनियम फिर इससे ज्यादा, जर्कोनियम और हॉफनियम का लगभग फिर इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हम इधर लिख देते हैं। टाइटेनियम का ज्यादा, टाइटेनियम का परमाणु त्रिज्या फिर जर्कोनियम और हॉफनियम का लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। और यही यहाँ पे जो होता है वैनेडियम का, नियोबियम और टेंटेलम का लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्यों इन दोनों का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो गया है, इक्वल हो गया, बराबर हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, देखिए इसका कारण ये है कि जब हम ये, ठीक, इसका कारण ये है कि जब हम 58 to 71 यहाँ पर जाते हैं, मतलब ये लेंथेनाइड है, ये 58 से 71 कौन सा सीरीज होता है, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड सीरीज। जब हम लेंथेनाइड सीरीज में जाते हैं तो वहां पर 4f कॉन्फ़िगरेशन आने लगता है। ठीक, लेंथेनाइड सीरीज में क्या होता है, 4f कॉन्फ़िगरेशन आने लगती है। और 4f कॉन्फ़िगरेशन में शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो इलेक्ट्रॉन को पकड़े नहीं रह पाता है और इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेता है। तो लेंथेनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, मतलब खींचना, अब धीरे धीरे वो सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित होना। तो इसी को लेंथेनाइड संकुचन या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक, शील्डिंग इफेक्ट के कारण क्या हो रहा है, लेंथेनाइड सीरीज में इलेक्ट्रॉन को नाभिक खींच ले रहा है। ठीक है, नाभिक जो है 4f का शील्डिंग इफेक्ट कम है, शील्डिंग इफेक्ट कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच लेगा, तेजी से खींचेगा तो लेंथेनाइड सीरीज में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, सिकुड़ रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जर्कोनियम और हॉफनियम चूंकि लेंथेनाइड सीरीज के हैं, इस लेंथेनाइड सीरीज के होने की वजह से, सॉरी लेंथेनाइड सीरीज के हैं और इसमें 4f कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, इसके कारण क्या आ रहा है, इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ही क्या होता है कि जो साइज है एटम का वो छोटा हो जाता है और जर्कोनियम और हॉफनियम का साइज लगभग बराबर होता है। जर्कोनियम का 40 होता है और इसका 72 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहाँ पर बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो एफ सबसेल है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है और उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से क्या होते हैं, नाभिक की तरफ चले जाते हैं। पूरा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन खींचता है। ठीक, इसलिए ये और ये अप्रॉक्स क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यहाँ भी वही है कि 4f सब सेल में पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण नियोबियम और टेंटेलम का भी जो रेडियस है वो लगभग क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है जो कि परमाणु त्रिज्या पर था। आप लोग इसे देखिए। ठीक, यहाँ पर बहुत सारी बातें की गई हैं, जो भी क्वेश्चन था हम वो डिस्कस किए हैं, जो भी थ्योरी था। ठीक है, ये परमाणु त्रिज्या जो है ये एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हुआ है सारे कॉन्सेप्ट के साथ। फिर भी आप लोग को लगता है कि कहीं पर कुछ छूटा है तो उसको आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारे हिसाब से ये कंप्लीट लेक्चर है एटॉमिक रेडियस पर। ठीक, आगे आने वाले लेक्चर में
हम इस पर बात करेंगे आयनिक त्रिज्या और जो भी अन्य भौतिक गुणधर्म है उस पर। ठीक, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।